हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विवेक पांडे क्लासेस। मैं सूरज सिंह, टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और आज इस लेक्चर में हम लेके आए हैं जिसका नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। यानी कि ये चैप्टर नंबर नेक्स्ट होगा आपका, जो भी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि इनकम को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के बारे में। तो यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि हम कैसे इनकम को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर हम इसका एक अल्टरनेटिव नेम बनाएं तो ये होगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। हम यहाँ पे पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल्स क्या होगा इस इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को या इस लेक्चर को देखने से पहले इससे पिछले की जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देख लें, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे शेयर कर रखा है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या होगा हमारा, चलो तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इसकी क्या डेफिनेशंस होंगी और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो कीन्स नाम के जो व्यक्ति थे, यानी कि इस टॉपिक को उन्होंने डिफाइन कर रखा और इन्होंने ये बता रखा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखी है कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड के। यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड होगा हमारा किसके इक्वल में होगा, एग्रीगेट सप्लाई के। और ये क्या होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सभी लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इससे प्रीवियस वीडियो देखी होगी और उसमें बताया गया था कि एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कई सारे सेक्टर्स थे। कंज्यूमर प्लस और कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट था, वो 2 सेक्टर था। फिर कंजप्शन प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट था, वो 3 सेक्टर था। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक है जिसमें मैंने पिछले वाली वीडियो में बता रखा है। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती है हमारी। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें यहाँ पे तो ये होगा द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम्स। जो हमारा इक्विलिब्रियम की बात करें लेवल्स ऑफ इनकम, क्या होगा, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इक्वल होगा किसके, एग्रीगेट डिमांड या फिर आउटपुट के। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है इसकी कंडीशंस हैं वेयर्स। एक पहला कंडीशन ये है, ये कहते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल होना चाहिए किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। दूसरा कंडीशन ये है इसका कि सेविंग इक्वल होना चाहिए किसके, इन्वेस्टमेंट के। ये इसकी 2 कंडीशंस हैं और इस 2 कंडीशन में बताया गया है कि कैसे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो ये जो 2 आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं, ये इसकी अप्रोच बोलो या इसके 2 मेथड बोलो या 2 इसके एलिमेंट कहो, जिससे हम इन दोनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हमारा क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं और फिर आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है, वी नो डैट, कि अगर याद हो आप सभी को तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कई सारे सेक्टर्स थे। पहला था C प्लस में क्या था, I था। एक सेक्टर हमने ये भी पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था C प्लस I प्लस G, ये सेकंड सेक्टर था। और हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था यानी कि थर्ड C प्लस I प्लस G, और एक हमने पढ़ा था C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस है। ये कुछ सेक्टर्स थे जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करना सीखा था अलग अलग तरीक़ों से। और इसी के आगे हम बात करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई के।
आई होप सभी को ये क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे इससे आगे की। तो इससे के आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक था हमारा एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज ध्यान रखना वो किसके इक्वल में होगा, इनकम के इक्वल में होगा। और सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू किसके होगा, वाई के इक्वल में होगा। और अगर याद हो आपको तो इससे पहले बताया गया था कि y किसके इक्वल में होता है, c प्लस एस के इक्वल में होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, c प्लस क्या लिख सकते हैं, s को लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। और अगर हम बात करें आगे एग्रीगेट डिमांड की, तो यहाँ पे सभी को पता है एग्रीगेट डिमांड को हम क्या करते हैं, c प्लस क्या करते हैं, आई लिखते हैं। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर बताया गया था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम या डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल को जो हमें फाइंड करना है, उसके दो अप्रोच बताए गए थे अभी, जिसमें पहला अप्रोच ये था एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू किसके, एग्रीगेट सप्लाई के, और एक था हमारा सेविंग इक्वल्स टू किसके, इन्वेस्टमेंट के। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू किसके, एग्रीगेट सप्लाई के, और इसकी जगह पर हम लोगों ने अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू रखी है, या फिर हम कहें कि इसके हमने फॉर्मूले बना रखे हैं। इस वाले की जगह पे सभी को पता है c प्लस आई लिख सकते हैं, और इसकी जगह पर मैंने बताया था c प्लस क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। अगर देखें यहाँ पे अगर c को इस साइड लेके आओगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया क्या, कि इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल में होता है, हमारे सेविंग के। आई होप सभी को ये टॉपिक इतना समझ में आ गया होगा। ये भी बेसिक इंट्रो है किसके बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल को, कि कैसे हम अपने इक्विलिब्रियम लेवल को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग अप्रोच या अलग अलग मेथड से। अभी के लिए क्या करना है, आपको इतना नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं इसके डायग्राम के साथ। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी अप्रोच के बारे में, और मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ जो इक्विलिब्रियम लेवल है, इसमें मैंने आपको बताया था दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच है हमारा क्या, एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। ये पहला अप्रोच है जिसे आप मेथड भी कह सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहला अप्रोच हमारा ये है, और सेकंड जो होगा हमारा वो होगा किसके, एस इक्वल्स टू किसके, इन्वेस्टमेंट के। ये होगा हमारा सेकंड अप्रोच होगा, जिसे हम सेकंड मेथड भी कह सकते हैं। ये दो अप्रोच है। आज के टॉपिक में हम ये दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी हमारा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड जो किसके इक्वल में, एग्रीगेट सप्लाई के, ये क्या होता है। अगर याद हो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल में होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। और यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल में होता है, सी प्लस एस के। अगर इन दोनों का हम इक्वेशन को समराइज करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या, एग्रीगेट सप्लाई जो अभी हमने पढ़ा था, और इसकी जगह पे पता है सी प्लस क्या लिखना है, आई, और इसकी जगह पे सी प्लस एस लिखना है। इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या, सेविंग आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को हम न्यूमेरिकली एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट अप्रोच होगा, और इसी में हम ये भी सीख लेंगे कि कैसे हम इन दोनों अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल को हम फाइंड कर सकते हैं। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल को बनाएंगे यहाँ पे, और उस एग्जाम्पल की हेल्प से पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनकम, जो मैंने बताया था वाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ कंजप्शन लिख लेते हैं। इनकम हम मान लेते हैं प्रीवियस वीडियो का ही है, और ये आ जाएगा कि 0, और हमने ये लिख लिया 50, ये लिख लिया 100, यहाँ पे लिख लिया 150, और ये 200, ये हो गया 250 और 300। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने एज्यूम कर लिया। यहाँ पे हम मान लेते हैं 20, यहाँ पे आ जाएगा 60,
100, 140, 180, 220 और 260। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन फाइंड करना है वो आपको पता है किसके आधार पर है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देख रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड में कंजप्शन प्लस क्या आता था, इन्वेस्टमेंट आता था, और इस वाले में क्या आता था, कंजप्शन प्लस में सेविंग आता था। अगर इसमें ध्यान से देखिए तो दो चीज़ें अभी हमारे पास कम है, एक तो इन्वेस्टमेंट इसमें गिवन नहीं है और सेविंग गिवन नहीं है। तो सेविंग तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और सेविंग का फॉर्मूला सभी को पता है, इनकम इक्वल्स टू क्या होगा, कंजप्शन प्लस में सेविंग, और इनकम में से अगर हम कंजप्शन को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। इनकम 0 और कंजप्शन 20, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 20, -10, 0, और इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा टेबल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का तो पूरा हमारा कंजप्शन और सेविंग दोनों ही मिल गया, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के लिए भी इसमें एक और मिसिंग है, वो क्या, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को भी क्या करता हूँ, मैं अपने मर्जी से ही एज्यूम कर लेता हूँ। आप इसमें एज्यूम कर सकते हो, चाहे 10 कर लेना, 20 कर लेना, 30 कर लेना, 40 कर लेना, जो भी आपका मन हो एज्यूम कर लेना। बट ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और मैंने ये भी बताया था कि आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट से ही मतलब होगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट एज्यूम करता हूँ 20। तो यहाँ पे 20 जो कि फिक्स है, और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको 20 फिलअप कर दिया पूरे सीरीज में। अब यहाँ पर क्या करना, आपको एग्रीगेट डिमांड फाइंड करना है, और एग्रीगेट डिमांड के लिए ध्यान रहे फॉर्मूला सभी को पता ही है, क्या होता है, कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट। अब कंजप्शन ये रहा और इन्वेस्टमेंट ये रहा, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, इन दोनों प्लस क्या 80। इसी तरीके से हर एक को हम प्लस करते चले जाएंगे और ये हमारा टेबल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई भी निकालेंगे। और अगर याद हो आपको तो आपको बताया गया था कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल में होता है, इनकम के। अब इनकम देखो कितना है, 0, 50, 100। तो जो हमारी इनकम होगी वही हमारा एग्रीगेट सप्लाई होगा। बट यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, चाहो तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करोगे फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारा क्या होगा, कंजप्शन प्लस में सेविंग। कंजप्शन कितना है 20, सेविंग कितनी है माइनस का 20। अगर आप 20 को प्लस करते हो, सॉरी 20 को क्या करते हो -20 में, अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा 0। इस वाले में कितना आ जाएगा, इस वाले में 50। इसी तरीके से क्या होगा आपका, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रहे अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको पहले ही पता है कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू किसके होता है, इनकम के। तो आप सिंपल जो भी इनकम होगी वही वैल्यू यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखो इनकम 0, यहाँ पर दोनों सेम आ गया, तो यानी कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल में होगा, इनकम के इक्वल में होगा। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किससे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई और किससे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब हम बात करेंगे इसमें क्या, डायग्राम की। उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। चलो आई होप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन करने को आप सिंपल तरीका इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। और ये डायग्राम बहुत सिंपल है। जिस बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले पिछला वीडियो देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर तो क्या करूँगा मैं, टेबल इसी के टेबल के हेल्प से बनाऊँगा, बट यहाँ पर क्या होगा मैं इसके न्यूमेरिकल नंबर्स नीचे नहीं लिखूँगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट आपका डायग्राम प्रेजेंट करना सिखाऊंगा। यहाँ पर लिख लो क्या, इनकम लिख सकते हो या फिर आउटपुट लिख सकते हो, ये दोनों का मतलब एक ही होगा। और यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड में भी क्या होगा, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट वाला होगा। सभी को पता होगा
कि इनकम की जो डायग्राम होता है वो 45 डिग्री एंगल से जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनकम बना देंगे, और इनकम किसके इक्वल में होता है, एग्रीगेट सप्लाई के। तो हम यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो यहाँ पे मान लो कि 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर 40 से स्टार्ट है, तो हम ये मान लेते हैं 40 ये होगा। तो ये आ जाएगा क्या, एग्रीगेट डिमांड। और इसके अंदर क्या इंक्लूड है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, कहीं पर क्या हो रहा होगा, ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा, या वो जगह जहां पर दोनों मिल रहे होंगे, यानी कि मिड पॉइंट होगा इनका। ये जो पॉइंट है देखो, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसको मैं ई से डिनोट कर देता हूं। और ये जो लाइन थी, किसकी लाइन थी, एग्रीगेट सप्लाई की। और जो ये लाइन किसकी, एग्रीगेट डिमांड की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल में, एग्रीगेट सप्लाई के। क्लियर है। और हमारा टॉपिक ही यही है पहला वाला, क्या कि यहाँ पर हमें बताना है कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड के। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ से नीचे लेके आता हूँ, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल में हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई के। और टेबल में हम चेक करते हैं कि कहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई। अगर यहाँ पर नियरेस्ट देखोगे तो ये चेक कर लेना। देखो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर भी ज़्यादा, इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर भी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर ये ज़्यादा। ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। क्लियर है यहाँ तक, ये बन गया हमारा क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर तो हमें आंसर मिल गया कि सर यहाँ पर एग्रीगेट क्या है, डिमांड ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। ये वो पॉइंट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या है, इक्वल में है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। यानी कि इस वाले लाइन में क्या, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। अगर लाइन से भी अगर फाइंड करो तो लाइन से भी पता चल जाएगा। ये जो लाइन है किसकी है, इनकम की, और ये है किसकी, एग्रीगेट डिमांड की। इन दोनों में लाइन सबसे ऊपर ये है, तो ये यानी कि डिमांड हमारी ज़्यादा है। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। इस वाले में इनकम ऊपर हो गया, तो इसलिए देखो इनकम के साइड क्या हो गई, बड़ी हो गई। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो दो लिखे हुए हैं, एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगा तो क्या होगा। चलो आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज़्यादा है तो क्या होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होगा जब एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। तो आपको इसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका कंज्यूमर यानी कि जो कंजप्शन कर रहा है, और एक इन्वेस्टमेंट यानी कि जो फर्म है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या था, कंजप्शन प्लस में क्या था हमारे यहाँ पे, सेविंग। तो इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एग्रीगेट सप्लाई अगर हम बात करें तो सप्लायर करता हमारा, यह एक प्रोड्यूसर करता हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या, एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज़्यादा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। ये बहुत ही सिंपल है कि जो भी प्रोड्यूसर है, कमोडिटीज़ को जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी अपेक्षा में मार्केट में क्या डिमांड ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या करेगा प्रोड्यूसर क्या करेगा, और भी ज़्यादा कमोडिटीज़ बनाने की कोशिश करेगा, जिससे कि जो मार्केट में डिमांड है उनकी वांट्स को या उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। कब तक करेगा, जब तक कि ये मार्केट में इक्विलिब्रियम ना हो जाए, तब तक वो कमोडिटीज बनाता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लो कि एग्रीगेट डिमांड जो है वह है 150, और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हम मान लेते हैं कितना है, 100। तो अगर यहाँ पे देखें तो डिमांड क्या है, ज़्यादा है किससे, सप्लाई से। तो ऐसे स्थिति में प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, 50 यूनिट यानी कि 50 कमोडिटी और बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या हो सके, यहाँ पर इक्विलिब्रियम ला सके। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे जब क्या होगा, जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो, ज़्यादा होगा। यानी कि अगर इसी में ही देखें सेकंड वाला
कि अब क्या होगा जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इज क्या हो, लेस देन हो किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ये वो स्थिति आएगी जहाँ पर प्रोड्यूसर ने क्या किया, ज़्यादा कॉमोडिटीज को प्रोड्यूस कर दिया और वो क्या हो गया, अनडिजायरेबल स्टॉक हो गया, यानी कि ना चाहते हुए भी क्या हो गया, स्टॉक हो गया। जैसे कि एक स्थिति ये है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि मार्केट में इस कॉमोडिटीज की डिमांड और भी ज़्यादा हो, तो इन्होंने क्या कर दिया कि 200 कॉमोडिटीज को प्रोड्यूस कर दिया, जो कि मार्केट में डिमांड कितना है देखा जाए तो 150। अगर हम 150 सप्लाई भी कर देगा तो ऐसे स्थिति में इसके पास 50 कॉमोडिटीज क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। तो क्या करेंगे ये प्रोड्यूसर, क्या करेगा, अब क्या करेगा, यहाँ पे कॉमोडिटीज को बनाना कम कर देगा, जिससे कि वो इस वाले स्थिति में आ जाए। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड किससे कहते हैं और एग्रीगेट सप्लाई अगर ज़्यादा होगा तब क्या होगा और एग्रीगेट सप्लाई अगर कम होगा तो क्या होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो बहुत ही सिंपल हमें आंसर मिल गया। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि लिखना कैसे। आपको ये बताना कि एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो यानी कि ऐसी स्थिति में जो डिमांड ज़्यादा की जा रही है, यानी कि जो फर्म एक हाउस होल्ड के द्वारा क्या किया जा रहा है, डिमांड ज़्यादा किया जा रहा है, तो जो प्रोड्यूसर होगा जो कॉमोडिटीज़ को बना रहा है वो क्या करेगा, कॉमोडिटीज़ को और भी ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि मार्केट में जो डिमांड है उस डिमांड को वो पूरा कर सके। और साथ साथ में अगर हम बात करें इसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे क्या पड़ेगा या रोजगार पे क्या पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, ज़्यादा कॉमोडिटीज बनानी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और इसके लिए क्या वो करेगा, वो ज़्यादा रोजगार भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये पहला स्थिति हमारी। दूसरा ये रहा कि यदि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो तो जो आपने ये अभी सीखा जस्ट उसी का क्या करना है, अपोजिट कर देना है। कैसे, जब प्रोड्यूसर ने ज़्यादा कॉमोडिटीज़ बना दी तो अब वो क्या करेगा, कॉमोडिटीज़ की प्रोडक्शन क्या करेगा, कम कर देगा और सब जो मार्केट में रोजगार वगैरह वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि अब प्रोडक्शन उसकी कम हो गई तो रोजगार की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ये दो स्थिति हमारी जिससे हम फाइंड कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा तो क्या होगा और एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो क्या होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद सेकेंड अप्रोच जिसका नाम था सेविंग इक्वल्स टू क्या, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इसके लिए अभी इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेकंड अप्रोच था हमारा वो क्या था। सेकंड अप्रोच में क्या था, एस इक्वल्स टू क्या, आई अप्रोच था। आप इनमें से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सेकंड अप्रोच है हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डायग्राम की हेल्प से आपको वो दूसरा डायग्राम जो इसका होगा मैं बता दूंगा। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखो ये डायग्राम आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखी होगी, तो आई होप सभी को समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ये जो होगा हमारा सेविंग का डायग्राम बनेगा, इनकम तो ये भी इनकम होगी हमारी, और ये जो क्या है हमारे सेविंग वाला। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसमें सेविंग का कुछ टेबल्स नजर आ रहे होंगे और टेबल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बना लेता हूँ। मान लो कि इन्वेस्टमेंट ये 20 है और ये जीरो इनकम 50, 100, 150 इस तरीके से इनकम बनी हुई है। तो देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन होगा किसके, एक्स एक्सिस के। ये हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट। और यहाँ से अगर हम बात करें सेविंग की तो माइनस में देखो माइनस का यहाँ पे मान लो 20 है, फिर माइनस का 20, फिर -10, 0, इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारा सेविंग का डायग्राम बन जाएगा और ये हो जाएगा सेविंग। अब देखो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो रहे हैं इस पॉइंट पे, और इसको हम बोलेंगे कि सेविंग इक्वल है किसके, इन्वेस्टमेंट के। और टेबल में चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। तो यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है, वो ये रहा पॉइंट, ठीक है।
उसके बाद में क्या हमारी सेविंग ज़्यादा हो गई किससे, इन्वेस्टमेंट से, और यहाँ पर भी सेविंग ज़्यादा हो गई किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो ये वाला एरिया और एक ये दो जोन में हम बांट लेते हैं। ये वो जोन है जहाँ पर क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा हो गई किससे, सेविंग से। और ये वो जोन होगा जिसमें क्या होगा, हमारा सेविंग ज़्यादा होगा किससे, इन्वेस्टमेंट से। और ये वो है जहाँ पे सेविंग किसके इक्वल में है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल में। आई होप क्लियर हो गया होगा। और जो ये वाला पॉइंट है हमारा, अगर हम इसको देखें तो ज़ीरो है। और ये कब होगा ज़ीरो, जब हमारा कंजप्शन और इनकम दोनों क्या होंगे, इक्वल में होंगे, तभी क्या होगा, हमारी सेविंग ज़ीरो होगी। अगर आप इसमें कंजप्शन का डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पे आपको टोटली क्लियर नज़र आ जाएगा कि सेविंग कब हमारा ज़ीरो होता है, जब हमारा कंजप्शन क्या हो, इक्वल है किसके, इनकम के। अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बने हमारे। पहला ये क्या होगा जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा सेविंग से, और क्या होगा जब हमारी सेविंग कम होगी किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में सीखा था, जस्ट यहाँ पर भी वैसा ही होगा। समझने की कोशिश करते हैं, बच्चे दिमाग भी लगा सकते हो अपना, बहुत सिंपल है। अगर देखें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा किससे, सेविंग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो सेविंग्स है, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो सेविंग कम कर रहे हैं, या प्रोड्यूसर सेविंग कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा कमोडिटीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इस वाले बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें नज़र ये आ रहा है कि जो कंज्यूमर है, ये कंजप्शन है, यहाँ पर कमोडिटीज़ के ऊपर पैसे कम खर्च किए जा रहे हैं, सेविंग ज़्यादा किए जा रहे हैं। इसका रिजल्ट या इसका परिणाम क्या निकलेगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब हमारा क्या होगा कि सेविंग हमारा क्या होगा, कम होगा किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, जब हमारी क्या होगी, सेविंग हमारी कम होगी किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे पास जो कमोडिटी या प्रोडक्शन है क्या होने लगेगा, ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि सेविंग कम है, प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होने लगेगा। इसी का जस्ट क्या करना है, अपोजिट करना है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि कंजप्शन का डायग्राम एग्रीगेट डिमांड के साथ कैसा था और सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डायग्राम के साथ कैसा है। चलो एक बार फिर से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। बहुत केयरफुली समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, जो हम बात कर रहे थे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, तो कोई इक्विलिब्रियम में तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो एक सिचुएशन है जहाँ पर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्वेश्चन ये रहा कि क्या होगा जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो, जब एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यानी कि ऐसी ये वो स्थिति है जहाँ पे कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर है और जो हमारी फर्म है, उनकी मार्केट में क्या है, डिमांड ज़्यादा है। मार्केट में डिमांड क्या है, ज़्यादा। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, उनकी सप्लाई को बढ़ाएगा, जिससे कि वो जो डिमांड मार्केट में उन दोनों को क्या कर सके, इक्वल लाए जा सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, साथ साथ में रोजगार भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। कब तक करेंगे प्रोडक्शन ज़्यादा, जब तक कि वो उनकी ये स्थिति ना आ जाए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल में ना आ जाए। अब बात ये करेंगे कि क्या होगा जब हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो, कम हो गए किससे, एग्रीगेट सप्लाई के। यानी कि ये वो स्थिति है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर ने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, ज़्यादा कमोडिटीज़ बना दी और मार्केट में डिमांड कम है। तो उस वाले को इसमें लेवल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रोड्यूसर ने कमोडिटीज़ को ज़्यादा बनाया है उनको अब अपना प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों क्या हो सके, ये इक्वल हो सके। ये इसकी दूसरी स्थिति है। अब बात करें हम एग्रीगेट सप्लाई और इन्वेस्टमेंट के साथ, तो देखो यहाँ पे हमें भी सेम ऐसे ही नज़र आ रहा है। क्या होगा जब हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कमोडिटीज या प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है और सेविंग लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कम कर रहे हैं। सेविंग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा, सिंपल नज़र आ रहा है कि इनको यहाँ पे अपने इसको स्टेबल करने के लिए, दोनों को इक्वल लाने के लिए, किसी भी एक साइड, जब प्रोड्यूसर होगा तो अपनी चीज़ों को क्या करेगा, कम करेगा स्टेबल करने के लिए, और अगर डिमांड ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसमें हमारा क्लियर हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड क्या होगा और सेविंग इक्वल्स टू हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। और इससे बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए क्या करना है, आपको ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे कोई भी वीडियो अगर आप तक आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।